होर्मुज संधि लाएगी मंदी। ईरान ओमान के सेवा, इसको करेक्ट कीजिए स्पेलिंग को, सेवा शुल्क से परिवहन लागत बढ़ जाने वाली। अब ये परिवहन लागत अगर बढ़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी बाद के दिनों में एंड कंज्यूमर पर और देश की इकोनॉमी पर। भारत, यूरोप जैसे तेल आयातक जो देश हैं उनमें जाहिर है इसका रिफ्लेक्शन होगा, दाम बढ़ जाएंगे। ईरान ओमान के सेवा शुल्क से परिवहन लागत बढ़ जाने वाली है और ये इन देशों में जब बढ़ी हुई कीमतों के तौर पर रिफ्लेक्ट होगा। और आप जानते हैं अगर ऊर्जा की, ईंधन की कीमत बढ़ गई तो हर जगह है इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। हर एक चीज, हर एक बाजार में मौजूद हर एक चीज महंगी होगी क्योंकि ढुलाई होनी है उसकी, और ढुलाई के लिए ईंधन का इस्तेमाल होना है। तो इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा या इतना इंपैक्ट पड़ेगा जो दुनिया झेल जाएगी? आप कैसे देखती है मैम इसको? सर देखिए, ऐसा है कि युद्ध ऐसा तो है नहीं कि अभी शुरू हुआ है। 6 महीने में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक न्यू नॉर्मल काइंड ऑफ वर्ल्ड के लिए एस्टैब्लिश हो चुका है। ये 116, 120, 122 डॉलर पर बैरल पर भी ये क्रूड और ब्रेंट के दाम गए थे। अब उसमें जब ये जून 17 को संधि अनाउंस हुई तो उसके बाद ये वापस 70 से नीचे आ गए थे, लेकिन अब भी उसके बाद जब ये चल रहा है तो 70-80 के बीच में होवर कर रहे हैं, जिस शॉक को भी वर्ल्ड एब्जॉर्ब कर चुका है। डेफिनेटली लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इवन इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी अगर हम पूरे लॉजिस्टिक कॉस्ट को देखें। और अगर आप ऑल्टरनेटिव रूटिंग देखते हैं, इंडिया के लिहाज से भी देखते हैं या बाकी एशिया कंट्रीज के हिसाब से देखते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर कहीं और से सोर्स करते हैं तो वो भी बढ़ेगा। लेकिन उन सब का असर पिछले 6 महीने में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उस चीज को एब्जॉर्ब कर चुकी हैं। क्योंकि अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो बात हो रही थी हमारे पास 28 दिन का है, हमारे पास 70 दिन का है। आज तो 6 महीने के बाद भी हमारे एलएनजी के दाम, हमारे एलपीजी के दाम, हमारे डोमेस्टिक पेट्रोल के दाम, ये सब एकदम एक स्टेबल उस पे हैं। बड़े जरूर थे, गवर्नमेंट ने अपने जो विंडफॉल गेन टैक्सेस थे, जो अपने बाकी रेवेन्यू सोर्सेज थे, जो उनके ऊपर सेंट्रल टैक्स जो थे, उसको कम किया है। तो ये एक काइंड ऑफ गिव एंड टेक सरकारों को और कंज्यूमर्स के बीच में करना पड़ेगा। ये सब सरकारों की तरफ से आएगा, नॉट जस्ट इंडिया, बाकी कंट्रीज की तरफ से भी। लेकिन ये एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश हो जाएगा। और अंत में दिनेश जी, मैं ये बात और जोड़ना चाहूंगी कि अब अगर ईरान ऐसी चीज कर रहा है तो मलक्का, जहां से बहुत ज्यादा, यहां से तो चलिए फ्यूल आता है, मलक्का से जितना ज्यादा मर्चेंडाइज ट्रेड जाता है, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये नहीं करेगा, ऐसी कौन सी गारंटी है? और बाकी वर्ल्ड इस चीज को कैसे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक नजीर बन जाएगा जी, ये केस हो जाएगा जिसको रेफर करने के बाद बाकी चोक पॉइंट से लगने वाले जो देश हैं वो कहेंगे हम भी शुल्क वसूलें, हम क्यों नहीं? और अगर ऐसा होगा तो फिर दुनिया में कितनी त्राही मचेगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। लेकिन खबर इस बीच ये आ रही है कि रूस और चीन से ट्रांजिट फीस नहीं लेगा ईरान। रूस और चीन के जहाजों को फ्री में एंट्री देगा ईरान। होर्मुज पर रूस और चीन से रणनीतिक मदद का प्लान, इजराइल के I24 न्यूज का ये बड़ा दावा है। लेकिन कार्तिकेय काले सर, ये समझाइए कि ये कैसे इसको इफेक्टिवली लागू करेंगे, और ओमान वाला जो हिस्सा है वो भी माफ कर दिया जाएगा क्या इसमें? देखिए, इसमें ऑब्वियस है कि ओमान इज़ नॉट अ विलिंग पार्टिसिपेंट। मतलब ये ऑब्वियस हो रहा है कि ओमान जो है वो इसको करना नहीं चाहता है, बिकॉज वो जानता है कि इससे इसके जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, कोई नहीं भूलेगा कि जब आप अपने जहाज़ वहाँ से निकाल रहे हैं और जिस तरह से रेगुलरली एनर्जी के लिए शिप्स वहाँ से पास होते हैं, तो उसमें जो टोल पड़ेगा तो उससे खर्चा तो बाकी देशों का बढ़ेगा ही, और स्पेशली मिडिल ईस्ट के देशों का भी। पर इस पर्सपेक्टिव को छोड़ते हुए दिनेश जी, आप इसको ऐसे देखिए कि मैं इस प्रश्न का ये उत्तर देना चाहता हूँ कि वाई यूएस इज डूइंग दिस 6 मंथ्स। ये जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि 60 दिन का डिले जो है ये यूएस क्यों चाहता है, देखिए इसमें कई एडवांटेजेस हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो इमीडिएट प्रेशर जो बाकी देशों पे है वो रिलीज हो जाता है, यूएस को थोड़ा टाइम मिल जाता है। आपको पता है कि अभी उस समय वेपन प्रोडक्शन के उसके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके पास स्टॉक पाइल्स नहीं है, स्टॉक पाइलिंग का टाइम मिल जाता है, कुछ और प्लान आगे करने का टाइम मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो बार बारी ये अटेम्प्ट होता है कि नहीं हम एक नेगोशिएट कर लेते हैं कुछ और थोड़ा सा प्रेशर जो है वो रिलैक्स कर देते हैं, वो इसीलिए है ताकि ये सिचुएशन जो है ये एक तरह से लिम्बो में रह के कंटिन्यू करे। बाकी इसका कोई जेन्युइन सॉल्यूशन निकालने का इस समय कोई ऐसा वो दिख नहीं रहा है, बिकॉज एमओयू की भी शर्तें लगभग यही थी। एट द एंड ऑफ इट अगर आप देखें जो एमओयू साइन हुआ था उसकी शर्तें लगभग यही थी, और यहीं पर आके वो बात अटक गई थी फिर से कि पहले कौन हटाएगा, पहले आप ये अपना ब्लॉकेड हटाइए यूएस की तरफ से। नहीं, उन्होंने बोला नहीं आप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला करिए। फिर उन्होंने टोल का जब बात करी तो टोल पे लड़ाई और झगड़ा शुरू हो गया। तो फाइनली बॉटम लाइन ये है कि पिछले एमओयू और इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब आप साथ में ये भी मतलब इशारा कर रहे हैं कि ये भी चलने वाली व्यवस्था तो कम से कम नहीं लग रही, ये चलने वाली व्यवस्था नहीं है। और अगर यूएस इसको बार बार ही एक्सेप्ट कर रहा है और आगे कर रहा है तो 2 कारण डेफिनेटली हो सकता है। एक तो डोमेस्टिक प्रेशर है, तो वो थोड़ा सा जो ऑयल का, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जिसकी अभी मैम ने बात करी, बार बार ही प्राइस ऊपर जाती है तो डोमेस्टिक प्राइसेस पे फर्क पड़ता है, वो स्टेबल हो जाएंगी। साथ में दूसरे देशों को भी 60 दिन में थोड़ा मौका मिल जाएगा स्टॉकअप करने के लिए, उनकी सिचुएशन भी अ बिट बेटर हो जाएगी।